Hello everyone, welcome to Future IS. This is our new platform called Future IS. Here we are offering free of cost a revision lecture series for prelims 2026. ठीक है, तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ठीक है, दो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं. इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है. और इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर एंड पब्लिक फाइनेंस. तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी. यूनिट 5 है और इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर एंड पब्लिक फाइनेंस. तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे पब्लिक फाइनेंस होता क्या है. तो पब्लिक फाइनेंस इज अ कंसेप्ट दैट इंक्लूड ऑल मैटर कनेक्टेड टू रिसीट एंड पेमेंट ऑफ पब्लिक मनी. पब्लिक फाइनेंस इस टर्म में ही पब्लिक है. पब्लिक मीन्स पीपल, डील विद द पीपल्स मनी. पीपल को कौन रिप्रेजेंट करता है? पीपल को रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट. तो पब्लिक फाइनेंस इज अबाउट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये है पब्लिक फाइनेंस. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है. यहाँ पे उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है. डील्स विद द फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट और इन सिंपल टर्म्स बजट. ठीक है, इसमें हम लोग बजट को भी अच्छे से पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? तो जो फिस्कल है लैटिन वर्ड है, मीन्स ट्रेजर ऑफ द गवर्नमेंट. फिस्कल पॉलिसी मीन्स पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे एक चैप्टर इन्फ्लेशन, जिसमें हम लोग देखे थे इसको कंट्रोल करने का दो तरीका होता है. एक होता है मॉनेटरी मेजर्स टेकन बाय सेंट्रल बैंक, इन दिस केस आरबीआई, और एक था फिजिकल मेजर्स. तो फिजिकल मेजर्स, फिजिकल क्या रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट. तो मेजर्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिजिकल मेजर्स. सिमिलरली फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, मेनली related to public finance. इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी. Fiscal policy refers to a segment of national economic policy which primarily concerned with the steering and important parameters of an economy through changes of receipt and expenditure of the government. ठीक है, इसमें हम लोग रिसीट और एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं गवर्नमेंट को. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी. क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट है हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना. ठीक है, रेशियो ऑफ सेविंग को इंक्रीज करना, कंजप्शन को कंट्रोल करना, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना और स्पेंडिंग ओवर प्रोडक्टिव एरियाज को इंक्रीज करना. ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही हो गया. नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, मींस इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना या स्टेबल रखना. स्टेबल रखने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंडिया में वो 4+2 और -2 रेट को स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन अज्यूम करते हैं. नेक्स्ट है ओवरऑल इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, जो भी सोशल इनइक्वालिटी है, प्लस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना. कुछ मेजर्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम लोग इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स को लगाना, पुअर सेक्शन ऑफ पीपल को टैक्स से एग्जम्पशन देना, ऐसे कुछ मेजर्स दिए हुए हैं. ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी. क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो कंपोनेंट 1 क्या होता है? गवर्नमेंट रिसीट. कंपोनेंट 2 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. कंपोनेंट 3 पब्लिक डेट. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फिजिकल पॉलिसी अ कंट्री में रन इनटू सरप्लस और डेफिसिट और बैलेंस बजट. ये क्या होता है ये देखते हैं. अगर ओवरऑल गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बजट सरप्लस. ठीक है, इसका अपोजिट अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू
इज लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसको हम लोग बोलेंगे बजट डेफिसिट। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों इक्वल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस बजट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंड्स दिए हुए हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट है, सिमिलर टू नॉर्मल बैंक अकाउंट, जहाँ पे ऑल द रेवेन्यूज, बोरोइंग, रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिपॉजिटेड। ठीक है, एंड ऑल द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर पेड फ्रॉम दिस अकाउंट। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का रिसीट्स है वो उस अकाउंट पे डिपॉजिट होता है, और गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है सो इस अकाउंट से एक्सपेंडिचर के लिए निकाला जाता है, एक्सेप्ट फ्यू आइटम्स। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कुछ आइटम्स के लिए, जो डील किया जाता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया से, या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से। एक और इम्पॉर्टेंट जो की फैक्ट है इसमें कि सी एफ आई कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी विड्रॉल ऑफ मनी है वो हो पाएगा ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही गवर्नमेंट जो है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी का विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंड है वो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना है इसको, क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 267। इट पर्पस इज टू मीट अर्जेंट और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो इस फंड से पूरा किया जाता है। और ये जो फंड है ये ठीक है, ये डिस्पोजेबल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे मनी विड्रॉ के लिए परमिट दे सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखना है कि दिस फंड रिक्वायर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। मनी विड्रॉल या एक्सपेंडिचर के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल इसमें चाहिए होता है। ये डिफरेंट किससे डिफरेंट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जहाँ पे कोई भी विड्रॉल चाहिए, कोई भी विड्रॉल के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। लेकिन कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में क्या हो रहा है, जो विड्रॉल ऑफ मनी है वो प्रेसिडेंट के परमिशन से हो सकता है, लेकिन बाद में पोस्ट फैक्टो अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का। बाद में पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द प्रोविडेंट फंड्स ऑफ एम्प्लॉयज स्मॉल सेविंग्स फ्लो इनटू पीएआई। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जो प्रोविडेंट फंड के फंड्स होते हैं और जो स्मॉल सेविंग से जो भी मनी आता है वो कहाँ डिपॉजिट होता है, वो डिपॉजिट होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये दीज फंड्स आर नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट, ये बिलोंग टू पीपल ऑफ इंडिया। इस फंड में जो भी पैसा होता है वो गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता, वो बिलोंग करता है पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और देयर राइटफुल ओनर्स। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का लाइबिलिटी होता है गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट को फ्यूचर में वापस पीपल को पे करना होगा। और इस फंड से एक्सपेंडिचर करने के लिए डू नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इस फंड को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट्री का अप्रूवल नहीं चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है वो आता है अंडर आर्टिकल 266 क्लाउज 2 के अंदर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिसीट्स कैन बी कैटेगराइज। गवर्नमेंट रिसीट को भी बहुत ही तरह से कैटेगराइज किया गया है कंपोनेंट्स में। जैसे कि पहला कंपोनेंट है रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के अगर अंदर जाए तो टू टाइप्स ऑफ रिसीट्स होता है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में भी टू कैटेगरी है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स रेवेन्यू कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे कि फी, लाइसेंस, परमिट, फाइन्स, ठीक है, एक्सेट्रा। और कैपिटल रिसीट्स में कुछ कंपोनेंट दिए हुए हैं जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन्स आता है इसमें, डिसइन्वेस्टमेंट का मनी आता है इसमें, बोरिंग और अदर लाइबिलिटीज आता है इसमें। अब हम लोग पढ़ते हैं रेवेन्यू रिसीट्स को। रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी, ठीक है, जो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता, नॉर रिड्यूसेस एसेट ऑफ गवर्नमेंट।
ऐसा रिसीट जो कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता गवर्नमेंट के लिए और ना ही कोई एसेट में रिडक्शन लाता है, ऐसे रिसीट को बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इस रिसीट का एक फीचर होता है दे आर रेगुलर इन नेचर एंड रीअकरिंग। ठीक है, ये रेगुलर होते हैं और रीअकरिंग होते हैं। एग्जाम्पल रेगुलर और रीअकरिंग नेचर ऑफ रिसीट ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि टैक्स, पीपल टैक्स रेगुलरली पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का एक टाइप का ये सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ रिसीट हो गया जो रेगुलर आता है और रीअकर इन नेचर है। ठीक है, और रेवेन्यू रिसीट्स को हम लोग टू टाइप्स में कैटेगराइज किए थे, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अभी हम लोग पढ़ते हैं टैक्स रेवेन्यू। सबसे पहले टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय द इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट। टैक्स इज अ काइंड ऑफ कंपल्सरी पेमेंट पीपल पे या सिटीजन पे टू गवर्नमेंट। क्यों पे करते गवर्नमेंट को टैक्स? क्योंकि एक तरह का ये लीगल ऑब्लिगेशन ऑन सिटीजन्स होता है। अगर टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे तो हम पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है, लीगल एक्शन कैन बी टेकन। ठीक है, और टैक्स का भी टू कैटेगरीज होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। देखते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका टैक्स रेट इंक्रीज होता है, जिसका टैक्स रेट इंक्रीज होता है इनकम इंक्रीज होने के साथ। सपोज 2 पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी, पर्सन ए का इनकम 100 है, पर्सन बी का इनकम 200 है। जो प्रोग्रेसिव टैक्स के अंडर अगर ए पे टैक्स हम लगाएंगे ₹10 का, तो बी पे हम लोग टैक्स लगाएंगे ₹20 का। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स में ऐसा होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम इंक्रीज होगा तो टैक्स रेट भी इंक्रीज होगा। सॉरी, यहाँ बी का जो इनकम है वो 200 है, ए का इनकम है 100, इसलिए उसको टैक्स देना पड़ा ₹10। और बी का इनकम ज़्यादा है, ₹200 है, तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ा? ₹20। ठीक है, मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है 100 से 200, तो टैक्स रेट भी इंक्रीज हो रहा है 10 से लेके 20, तो इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो इनकम में इंक्रीज होने पे टैक्स रेट में डिक्रीज होता है, डिक्रीमेंट आता है। ये जस्ट अपोजिट है प्रोग्रेसिव टैक्स के। ठीक है, अगर रिग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल लें हम लोग, सपोज वही पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए का जो इनकम है ₹100 है, पर्सन बी का इनकम ₹200 है। अगर पर्सन बी को टैक्स देना पड़ रहा है रुपीज़, सपोज रुपीज़ इसको देना पड़ रहा है ₹10, तो पर्सन ए को टैक्स कितना देना पड़ेगा? ₹20। इसमें क्या हो रहा है? अगर मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इनकम डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा टैक्स रेट इंक्रीज हो जा रहा है, 10 से 20 हो जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, जो टैक्स रेट है वो डिक्रीज होगा इनकम इंक्रीज होने पे। ये जस्ट अपोजिट है प्रोग्रेसिव टैक्स के, जहाँ पे टैक्स रेट इंक्रीज होता है अगर इनकम इंक्रीज होता है तो। यहाँ पे इसका कुछ डेफिनेशन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। Progressive tax when the rate of tax increases with increasing amount of subject to taxation। ठीक है, टैक्स रेट इंक्रीज होता है जब किसी सब्जेक्ट का इनकम इंक्रीज हो। रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है, ये क्या है? द रेट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अगर इनकम इंक्रीज होगा किसी पर्सन का तो टैक्स रेट डिक्रीज होता है। एक ये याद रखना है, प्रोग्रेसिव टैक्स में जो रियल बर्डन होता है वो मोर ऑन
रिच पीपल देन पुअर, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट डिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, बर्डन लाई मोर ऑन पुअर देन ऑन रिच, ठीक है। बर्डन लाई मोर ऑन पुअर और लेस इन रिच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है एड वैलोरम टैक्स। ये क्या होता है, ठीक है। ये होता है कि इस सिचुएशन में टैक्स जो है वो इम्पोज होता है, इम्पोज ओवर परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, और इन अदर वर्ड्स जो टैक्स रेट इम्पोज होता है बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स। जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो डिटर्मिनेंट होता है टैक्स रेट का, ठीक है। इसमें ज़्यादा मैटर ये नहीं करता कि क्वांटिटी क्या है, साइज क्या है और वेट ऑफ गुड क्या है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एड वैलोरम टैक्स में वो होता है वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, ठीक है। द टैक्स लेविड एज अ परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ आइटम, ठीक है। इट इज इम्पोज्ड, ठीक है, ऑन वैल्यू ऑफ आइटम नॉट ऑन क्वांटिटी साइज वेट, ठीक है। क्वांटिटी साइज वेट क्या है, इस पे जो टैक्स है ये नहीं लग, टैक्स इस पे नहीं लगता, टैक्स लगता है वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है। और स्पेसिफिक टैक्स जस्ट इसके अपोजिट है। स्पेसिफिक टैक्स में जो अल्टीमेट डिटर्मिनेंट होता है वो होता है क्वांटिटी क्या है गुड्स का, साइज क्या है, वेट क्या है। इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है। इसमें जो मेन फैक्टर होता है वो क्वांटिटी क्या है गुड का, साइज क्या है और ओवरऑल वेट क्या है। ये जस्ट अपोजिट हो गया एड वैलोरम टैक्स के, ठीक है। अनलाइक एड वैलोरम टैक्स, द टैक्स इज लेविड ऑन कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट साइज वेट, ठीक है। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अगर टैक्स इम्पोज हम लोग किसी पे भी करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स किसी पे भी, गवर्नमेंट टैक्स किसी पे भी अगर इम्पोज करते हैं तो दो चीज़ होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस। डायरेक्टली टैक्स लगाए किस पे गया वो हो गया इम्पैक्ट, और अल्टीमेटली जो बर्डन है या पेमेंट ऑफ टैक्स कौन किया ये हो गया इंसिडेंस। दो चीज़ होता है, अगर टैक्स लगाए जाने पे इम्पैक्ट, ठीक है, जिस पे डायरेक्टली टैक्स लगा, और इंसिडेंस अल्टीमेटली जो टैक्स का पेमेंट कर रहा है वो अगर सेम पर्सन पे होता है तो ये होता, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, इम्पैक्ट प्लस इंसिडेंस ऑन सेम पर्सन, ठीक है। और इसी के अपोजिट होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में होता है जो इम्पैक्ट है टैक्स जिस पे लगा और इंसिडेंस है, ठीक है। अल्टीमेटली जो टैक्स बियर करेगा या अल्टीमेटली बर्डन जिस पे लाई करता है उस पे, अगर ये दोनों पर्सन डिफरेंट है, ठीक है, अगर ये दोनों पर्सन डिफरेंट है, सपोज इम्पैक्ट ए पे लग रहा है लेकिन अल्टीमेटली जो पेमेंट है या बर्डन है वो बी पे लाई कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। सपोज गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल पे, ऑटोमोबाइल एक कंपनी है ए, उस पर टैक्स लगाता है तो इम्पैक्ट किस पे पड़ा, ए पे, लेकिन इंसिडेंस किस पे पड़ेगा, अल्टीमेटली जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस है वो कौन करेगा, वो करेगा कस्टमर। क्यों कस्टमर करेगा, क्योंकि वो जो टैक्स पेमेंट करना होगा ए को वो ऐड कर देगा कहाँ पे, ओवरऑल जो एमआरपी होता है। सपोज एमआरपी ऑफ कार
उस पर ये टैक्स ऐड कर देगा, तो MRP ऑफ कार इंक्रीज कर जाएगा। तो कार का पेमेंट जो करेगा जो भी कस्टमर, वो उसी में GST का भी पेमेंट कर देगा। तो अल्टीमेटली जो GST है वो पेड कौन कर रहा है? कस्टमर। लेकिन तो इंसिडेंस किस पे हुआ? कस्टमर पे। लेकिन इम्पैक्ट किस पे था? उस कंपनी पे, ऑटोमोबाइल कंपनी पे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट है, इसलिए ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है इनकम टैक्स, इसको याद रखना है। वही चीज़ दिया हुआ है, levied and collected from same person, levied and collected from another person, ठीक है, या different persons. Impact और incidents fall on same person, impact and incidents fall on different persons. Example income tax, example GST. कुछ इफेक्ट दिया गया इन्फ्लेशन में, may reduce inflation, ठीक है, may promote inflation, याद रखना। इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर सकता है कौन? डायरेक्ट टैक्स। और इन्फ्लेशन को प्रमोट कर सकता है कौन? डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बता ही दिए, इम्पैक्ट और इंसिडेंस फॉल ऑन सेम पर्सन। ये कुछ डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है गूगल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी। वैसे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसी ईयर में भी, शायद इसी या इसके पहले ईयर, गवर्नमेंट जो है वो गूगल टैक्स को अबॉलिश कर दिए हैं। अब ये नहीं रहता, इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं ये एक्चुअली था क्या। इट वॉज इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ IT एक्ट, ठीक है। इसमें था कि 6% टैक्स देना पड़ेगा, किसको? 6% टैक्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी ऑन द अमाउंट पेड टू नॉन रेसिडेंट कंपनी विदाउट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, बाय इंडियन कंपनीज ऑन टूवेल डिजिटल सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट प्रोवाइडेड बाय देम। इसमें था वैसे कंपनी जिनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, लेकिन वो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडियन सिटीजन्स या इंडियन कस्टमर को, तो उनको 6% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन वही जो OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसा कुछ कंट्री है, एक बार देखते हैं। ये था OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो इंडिया के गूगल टैक्स को अपोज किए थे। तो ओवरऑल लास्ट में इंडिया पर प्रेशर पड़ा, तो इसको लास्ट में जाके अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये सब रिसेंट का बिल पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ना चाहिए। बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। The amendments seek to prohibit benami transaction irrespective of method by which benami transaction, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखना है बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है, ठीक है। बेनामी ट्रांजैक्शन मीन्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट where property is transferred or held by person and consideration of such property has been provided or paid by another person, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है उसको ओन कोई और कर रहा है, और पर्सन कंसिडरेशन सच प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अदर पर्सन, ठीक है। ओन कोई और कर रहा है और उस प्रॉपर्टी को रेगुलेट कोई और कर रहा है, तो ये काउंट होता है किसमें? बेनामी प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी को ओन किया जा रहा है फॉर इमीडिएट बेनिफिट, ठीक है, इन फ्यूचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो भी काउंट होगा बेनामी प्रॉपर्टी में, ठीक है। नेक्स्ट है अ ट्रांजैक्शन ऑफ एन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरीड आउट मेड ऑन अ फिक्टिशियस नेम। अगर फेक नेम से या फेक ओनर हो किसी प्रॉपर्टी का, तो वो भी काउंट होगा बेनामी ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वेयर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर और डिनाई ऑफ नॉलेज। सपोज कोई पर्सन है, उसके नेम पे बहुत सारा प्रॉपर्टी, ₹1 करोड़ का सपोज प्रॉपर्टी है,
लेकिन इस प्रॉपर्टी के बारे ये जो पर्सन ए है वो अवेयर नहीं है, और वो डिनाई करता है ऐसा एग्जिस्टेंस का, वो डिनाई करता है कि ही ओन्स द प्रॉपर्टी, तो ये भी काउंट होगा बेनामी प्रॉपर्टी में। ठीक है, नेक्स्ट है a transaction or arrangement in respect of property where person providing consideration is not traceable or fictitious। जो पर्सन प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन के लिए सामने आ रहा है उसको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है, और फिक्सिशियस है, मे बी वो फेक है या फॉल्सली क्रिएटेड नेम है, तो वो भी काउंट होगा बेनामी प्रॉपर्टी में। और भी कुछ इसमें चेंजेस आते हैं या न्यूज़ में होता है तो उसको हम लोग करंट अफेयर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एक बेस्ट एग्जांपल होता है जीएसटी। जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको लाया गया था एक मोटिव से, वो मोटिव है वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। कौन सा अमेंडमेंट से? 101 अमेंडमेंट, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है इसके थ्रू 3 न्यू आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया। वो आर्टिकल देख लेते कौन कौन से हैं। जैसे कि वो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 246A, जिसमें बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव कंकरेंट पावर टू मेक लॉ। ठीक है, ये आर्टिकल बोथ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है टू मेक लॉ ऑन जीएसटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 269A। ठीक है, in case of interstate trade where GST is levied and collected by union government, the tax proceeds to be apportioned by the center and between the center and states। ठीक है, आर्टिकल 269A ये बात करता है इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड इस सिचुएशन में क्या होता है? इस सिचुएशन में जो जीएसटी है वो इम्पोज करता है यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन जो भी रेवेन्यू इससे जनरेट होता है वो डिवाइड होता है बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 279A। इसके अंदर जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और जीएसटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये फैक्ट आ सकता है प्रीलिम्स में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं, जैसे केस में दिया हुआ है। अनाउंसमेंट ऑफ जीएसटी कब हुआ था? 2010 में। फर्स्ट डिस्कशन पेपर रिलीज हुआ था 2009 में। 2011 में क्या हुआ था? 115 अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। 2013 में क्या हुआ? 3 कमिटीज़ को फॉर्म किया गया। 14 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन 122nd बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। 2016 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ 101st। ठीक है, और इसके थ्रू जीएसटी आया। डिटेल अबाउट जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी है कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि किस स्टेट में, विच स्टेट प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हैपन, किस स्टेट में प्रोडक्शन हुआ गुड्स का, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ये मैटर नहीं करता है। जीएसटी में मैटर करता है कंजप्शन कहाँ हुआ, कंजप्शन किस स्टेट में हुआ। कंजप्शन बेस्ड टैक्स, इट इज़ अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स। देयरफॉर टैक्सेस आर पेड टू द स्टेट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। ठीक है, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन हुआ वहाँ पे टैक्स दिया जाता है। नॉट इन द स्टेट वेयर दे आर प्रोड्यूस, जहाँ प्रोडक्शन हुआ वहाँ नहीं। दिस इज नॉट अ प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स, इट इज़ अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स। एक जीएसटी काउंसिल होता है जिसके चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी के 3 कैटेगरीज हैं। आईजीएसटी आल्सो कॉल्ड, आईजीएसटी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड जीएसटी। सेकंड है स्टेट जीएसटी और थर्ड है सेंट्रल जीएसटी। आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी अभी डिस्कस किए। आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ऐसा जीएसटी जो कब इम्पोज होता है? जो इम्पोज होता है जब इंटरस्टेट ट्रेड होता है तब।
अगर इंटरस्टेट ट्रेड हुआ तो IGST का इम्पोजिशन होता है। इम्पोज कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट इम्पोज करता है। टैक्स कलेक्शन भी यूनियन गवर्नमेंट करता है, कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन ओवरऑल जो प्रोसीड्स या रेवेन्यू जो भी जनरेट होता है, इसको लास्ट में जाके डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन स्टेट्स, स्टेट वन सपोज स्टेट टू, जो स्टेट्स इन्वॉल्व है, और यूनियन गवर्नमेंट में। ठीक है, डिवीजन हो जाता है। ये हो गया IGST। और अगर किसी स्टेट, विद इन अ स्टेट, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड या कंजप्शन हुआ तो GST इम्पोज होता है। इस GST में दो कैटेगरीज होते हैं। स्टेट GST का इम्पोजिशन अलग होता है और सेंट्रल GST का इम्पोजिशन अलग होता है। तो जो स्टेट GST इम्पोज करते हैं वो हो गया किसका पार्ट? स्टेट GST या SGST का पार्ट। और उसी में सेंट्रल GST का भी इम्पोजिशन होता है, तो वो किसका पार्ट हो गया? वो हो गया सेंट्रल GST का पार्ट। ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन इंट्रा स्टेट। ठीक है, ये एप्लीकेबल सिर्फ उसी टाइम होता है जब वो ट्रेड विद इन स्टेट हुआ। इंट्रा स्टेट हेयर मीन्स विद इन स्टेट, नॉट आउटसाइड स्टेट। आउटसाइड स्टेट मैटर नहीं करता यहाँ पे, विद इन स्टेट। सेंट्रल GST क्या हो गया? वही, अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज का इंट्रा स्टेट ट्रेड हुआ, इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट, तो उस पर सेंट्रल GST एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कुछ इनडायरेक्ट टैक्स जिसको अल्टीमेटली सबस्यूम कर लिया गया GST के अंडर। ऐसे जो टैक्सेस है वो इंक्लूड है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑन एक्साइज, ठीक है, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स एटसेट्रा, जो यहाँ दिया हुआ है। जो स्टेट टैक्स जो GST का पार्ट हो गया वो है स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स एटसेट्रा, जो यहाँ दिया हुआ है। अंडर GST देर इज नो यूनिफॉर्म टैक्स रेट। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स रेट होते हैं, जैसे कि पहले जो लगता था 0% टैक्स, 5% टैक्स, 12% टैक्स, 18% टैक्स, 28% टैक्स। अभी इस रेट को चेंज कर दिया गया है अंडर GST 2.0 और रैशनलाइजेशन ऑफ GST। ये सब रेट सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपडेट कर दिया गया है। जो नया रेट आया उसको देखते हैं। जैसे कि जो पहले था वो था 4 स्लैब सिस्टम। 4 स्लैब सिस्टम में 4 रेट होते थे। 5% टैक्स रेट, 12% टैक्स रेट, 18% टैक्स रेट और 28% टैक्स रेट। अब इसको चेंज किया गया, रैशनलाइज किया गया और 2 स्लैब सिस्टम ले आया गया। फर्स्ट स्लैब सिस्टम क्या आया? मेरिट रेट, जिसमें जो टैक्स रेट है वो होता है 5%। ये किस पे इम्पोज होता है? मेनली ऑन फूड आइटम्स, एग्रीकल्चर, मशीनरी, मेडिसिन या मेडिकल डिवाइसेस। जो सेकेंड जो टैक्स रेट है वो है स्टैंडर्ड रेट, 18% का टैक्स रेट। वो इम्पोज होता है इंडस्ट्रियल गुड, स्मॉल कार एंड बाइक्स पे। ठीक है, टैक्स रेट का रेसोनेशन हो गया। 4 स्लैब सिस्टम से हम लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गए? 2 स्लैब सिस्टम। मेरिट रेट, स्टैंडर्ड रेट। मेरिट रेट क्या है? 5% रेट, स्टैंडर्ड रेट 18% रेट। लेकिन इसमें भी कुछ एग्जम्पन्स हैं या स्पेशल स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि 0.25% का जो टैक्स रेट है वो रखा गया रफ डायमंड्स के लिए। 1.5% का टैक्स रेट रखा गया कट एंड पॉलिश डायमंड के लिए। 3% का टैक्स रेट रखा गया प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड्स के लिए, गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स। 40% टैक्स रखा गया है किसके लिए? डीमेरिट गुड या सिन गुड, वैसे गुड जो ओवरऑल हेल्थ या सोसाइटी को नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि पान मसाला, टैबाको, ठीक है, एक्सेट्रा। 12% जो टैक्स रेट है उसको अबॉलिश कर दिया गया एक्सेप्ट फॉर ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या याद रखना है, एक्सेप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सर्विस कवर्ड एग्जम्पशंस एंड गेट, एग्जम्पशंस एंड कट्स। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। अर्लियर कितना था? 18%, लेकिन अब GST पे इसको एग्जम्पशन दे दिया गया है। ऐसे ही होटल में पर डे टैरिफ रेट इक्वल टू इतना, कट इन GST रेट टू 5% फ्रॉम 12%। 12% से 5% रेट कर दिया गया। सैलून, स्पा, वेलनेस सर्विसेज जो टैक्स रेट है वहाँ पर रिड्यूस हुआ, कितना हो गया? 18% से रिड्यूस होकर 5% आ गया। ठीक है,
फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा प्रमोट की है कि टैक्स रिडक्शन का जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो जाना चाहिए पीपल के पास। तो उन्होंने इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, ऐसे कि मंथली कंपाइल डेटा रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए बोला है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है? वेरी कॉमनली यूज्ड बाय पीपल नाउडेज, टैक्स ऑलरेडी पेड बाय पर्सन विच इज अवेलेबल एज डिडक्शन फ्रॉम टैक्स। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम लोग समझते हैं अच्छा से एग्जांपल से। सपोज एक प्रोड्यूसर ए है, इसको प्रोड्यूस करना है क्लॉथ, जिसके लिए वो इनपुट परचेस करेगा, इनपुट या रॉ मटेरियल, जिस पे इसको टैक्स देना पड़ गया 5% का। लेकिन अल्टीमेटली जब फाइनल क्लॉथ का प्रोडक्शन हुआ और मार्केट में सेल करने के लिए गया, तो उस टाइम भी इसको जीएसटी पेमेंट करना पड़ गया 10% का, 10% ऑन फाइनल क्लॉथ जो प्रोड्यूस हुआ उस पर। तो यहाँ पे देखें तो हम लोग ये 2 बार टैक्स दे दिया। यहाँ पर 5% टैक्स पहले ही दे चुका है वो, किस पे? इनपुट पे। और जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पर भी 10% टैक्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे टैक्स इसको 2 बार देना पड़ गया। तो यही जो पहले वो 5% टैक्स दे चुका है, इसको एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो इनपुट पे टैक्स आप लगा चुके हैं वो आपके वापस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो ओवरऑल जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि द टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर can be adjusted against the final payment of GST by him at the time of sale of final product। ठीक है, इसका जो बेनिफिट वो ये होता है कि ये रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, मल्टी स्टेज जो टैक्सेशन है उसको ये रिड्यूस करता है। इट कैन बी enjoyed at all the level, be it raw materials, supplier, manufacturer, distributor and retailer। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 279A के अंडर ये फॉर्म हुआ। फॉर्मेशन करने का जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ही इनका फॉर्मेशन किए हैं। इस काउंसिल का जो कंपोजिशन है वो इंक्लूड करता है चेयरपर्सन इन द फॉर्म ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर में कौन कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस और एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है वाइस चेयरपर्सन को अमंग द स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर में से चूज किया जाता है। कोरम इसका होता है 50% ऑफ टोटल नंबर। रिजोल्यूशन पास करने के लिए 75% मेजोरिटी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट। ठीक है, और ऑल द स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड का जो वोटिंग वैल्यू होता है वो होता है 2/3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोटिंग वेटेज होता है वो 1/3 होता है, और ऑल स्टेट गवर्नमेंट का जो वोटिंग वेटेज होता है वो होता है 2/3। जो ओवरऑल जो देखे तो ज़्यादा वेटेज किसका होता है? ऑल द स्टेट कंबाइंड। कितना? 2/3। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल बहुत सारे रिकमेंडेशन करता है रिलेटेड टू जीएसटी, इंक्लूडिंग रूल्स, लॉज, रेट्स। ठीक है, कुछ कुछ डिसीजन जो मेक किया गया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपेंसेशन मैकेनिज्म, जीएसटी इंट्रोड्यूस करने टाइम में ऐसा एक प्रोविज़न लाया गया जिसमें बोला गया कि जो प्रीवियस जो टैक्सेशन सिस्टम है उसके अंडर जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसका लॉस नहीं होगा आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसमें अगर डिक्रीज होता है वो अगर, तो यूनियन गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेशन क्यों मिलेगा? क्योंकि उनका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ रेवेन्यू सोर्स था उससे कंपैरिजन में जीएसटी से कम रेवेन्यू आ रहा है। अगर जीएसटी से रेवेन्यू कम आएगा, ठीक है, तो इसको कंपनसेट करेंगे यूनियन गवर्नमेंट।
ये था कंपनसेशन ऑफ स्टेट्स। जीएसटी नेटवर्क एक पोर्टल है, काइंड ऑफ अ पोर्टल, वी डील विद द टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटेशन, ठीक है, टैक्स प्रोसीडिंग, फाइलिंग्स, ठीक है। इवेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, दस डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, जो जीएसटी को अट्रैक्ट नहीं करते, जैसे कि सर्विसेज ऑफ बाय सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, ठीक है। फ्यूनरल, ब्यूरियल, ठीक है, ये सब में जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होता। सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग्स, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड और आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेशन, इसको भी देख लेना, इसमें भी जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होता। अदर इनडायरेक्ट टैक्स नॉट रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, ठीक है, ऐसे कुछ इनडायरेक्ट टैक्स है जो जीएसटी के अंदर सब्स्यूम्ड नहीं हुए, जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, सरचार्ज ऑन कस्टम ड्यूटी, कस्टम सेस, मोटर व्हीकल टैक्स, ऐसा कुछ टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। However, excise duty on liquor which levied by state government is not subsumed under GST, ठीक है, लिकर पे जो एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लगाते हैं वो जीएसटी का पार्ट नहीं बना, जीएसटी उसको सब्ज्यूम नहीं किया, तो वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, excise duty, indirect tax levied on accessible goods which are manufactured in India. Also, excise duty on petroleum product which levied by central government not subsumed under GST, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसको याद रखना है, एक्साइज ड्यूटी ओवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स levied by central government are not subsumed under GST, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी लगता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो जीएसटी का पार्ट नहीं हुआ अभी तक। वैट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, GST has replaced central VAT, state VAT, even service tax. However, VAT on petroleum products are not subsumed under GST. जो जनरल वैट है, जनरल जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, ठीक है। जीएसटी इन दोनों सारे वैट्स को सबस्यूम कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है, ये एक्सेप्शन है वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर नॉट सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, जो स्पेसिफिक वैट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगते हैं ओवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी उसको सबस्यूम्ड नहीं किया। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पशन यहाँ पे दिए हुए हैं, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड ड्यूटी, ये सब जीएसटी रिप्लेस नहीं किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेनिफिट ऑफ जीएसटी, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ये भी मेंस के लिए। रिसेंट रिफॉर्म्स क्या है, रैशनलाइजेशन देख ही लिए हम लोग। नेक्स्ट जो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड जीएसटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ई वे बिल, ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ई वे बिल, ई वे बिल क्या है, इंट्रोड्यूस अंडर जीएसटी रिजिम, जीएसटी के अंडर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे बिल रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 फॉर सेल बियॉन्ड 10 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन अपने रीजन से 10 किलोमीटर एरिया के बियॉन्ड किसी गुड्स को सेल करता है और उस गुड्स का वैल्यू 50,000 रुपीज़ एक्सीड करता है, तो उस पर्सन को एक डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट का नाम है ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ बिल, ठीक है, यही है। इसी का कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसी का कुछ फैक्ट्स जैसे कि यहाँ पे ई वे बिल valid throughout country for movement of goods. Every registered supplier has to do prior online registration, ठीक है। ई वे बिल इन फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट, SMS, रिटर्न इनवॉइस इज कंसिडर्ड वैलिड, ठीक है, ये कुछ है। ये एक बॉडी है, ये बॉडी ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर करंट अफेयर में इस बॉडी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आता है तो इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग क्या होता है, ये एक तरह का रिटन इंटरप्रिटेशन है, रिटन इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स टैक्स लॉ या रूल,
ठीक है, ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो टैक्स लॉ या रूल को इंटरप्रेटेड करता है या क्लैरिफाई करता है फॉर पीपल इज कॉल्ड एडवांस रूलिंग। ठीक है, इसमें यही है। एक बार थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, इसको यहाँ पे दिया हुआ है, रिटन इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉ। ठीक है, it is issued by tax authority to corporation or individuals who request for clarification on certain tax matter या tax law। ठीक है, यही है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? रिवर्स जनरली जो जीएसटी है वो उसका पेमेंट करना पड़ता है सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम कर रहा है या रिसीव कर रहा है जो गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको जीएसटी पेमेंट करना होगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। जनरली सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लाइबल टू पे जीएसटी, हाउएवर इन स्पेसिफिक केसेस in imports and other notified suppliers liability may cast on receiver of the goods। जो गुड्स को रिसीव करता है या कंज्यूम करता है उस पर लाइबिलिटी आ जाएगा टैक्स का पेमेंट करने के लिए। इसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। एप्लीकेबल किस किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है ये दिया हुआ है, जैसे कि सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय सीबीईसी। सेल्फ इनवॉइसिंग क्या होता है, अगर आप किसी गुड्स और सर्विसेज को रिसीव करते हैं किसी ऐसे एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन से जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में आप सेल्फ इनवॉइस बना सकते हैं। यही है सेल्फ इनवॉइसिंग। सेल्फ इनवॉइसिंग इज डन व्हेन यू हैव परचेस्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर and such purchase of goods falls under reverse charge। reverse charge क्या भी देख लिए थे हम लोग। This is because supplier cannot issue GST compliant invoices, thus receiver become the liable to pay taxes on behalf, hence self invoicing is become necessary। ठीक है, अगर जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो रजिस्टर नहीं है तो आप सेल्फ इनवॉइसिंग करना पड़ता है। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, the focus under GST is to arrive at such rate which would not decrease current revenue generation of central or state government। ये काइंड ऑफ ऐसा रेट है जिसपे एम किया जाता है कि जो ओल्ड टैक्स जो सिस्टम था उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उस रेवेन्यू जनरेशन से उस रेवेन्यू जनरेशन का लॉस ना हो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अगर सपोज ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम से स्टेट गवर्नमेंट का जो अर्निंग था वो 100 करोड़ था, तो जीएसटी रेट का ऐसा रेट डिसाइड किया जाएगा जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू 100 करोड़ से डिक्रीज ना हो। अगर अगर होता है तो उसको क्या मिलता है फिर, कंपनसेशन बाय यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग पढ़े थे। इज अ स्ट्रक्चर of different rates established to match current revenue generation under revenue under GST। यही है। नेक्स्ट है inverted tax structure, refer to situation where tax rate on input purchased is more than tax rate on outward supplies। एग्जाम्पल वही वाला एग्जाम्पल देते हैं, प्रोड्यूसर ए है उसको क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है, इसके लिए वो रॉ मटेरियल का परचेस करेगा। सपोज रॉ मटेरियल परचेस करने टाइम उसको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल जो क्लॉथ है उसको सेल करने टाइम जो टैक्स जो उसको पेमेंट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 5% का। तो इसमें क्या हो रहा है, जो फाइनल जो क्लॉथ बन रहा है उस पर जो टैक्स रेट गवर्नमेंट लगा रही है वो लगा रही है 5% का, लेकिन जब प्रोडक्शन करने का टाइम जब उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ा तो उस टाइम उसको जो टैक्स रेट देना पड़ा वो कितना था, 10%। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इनपुट या रॉ मटेरियल पे टैक्स रेट ज़्यादा लग रहा है कंपैरिजन टू जो फाइनल प्रोडक्ट है जिस पर टैक्स रेट बस 5% का लग रहा है। यही है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर इन जीएसटी रिजिम।
ठीक है, यही यहाँ पे दिया हुआ है, इसको खुद से पढ़ लेना। लाफर कर्व क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट कर्व है। ये साइड डिनोट करता है टैक्स रेवेन्यू को और ये साइड डिनोट करता है टैक्स रेट को। यहाँ बताया गया है अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को इंक्रीज करेगी तो टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ टैक्स रेट हाई है और मैक्सिमम रेवेन्यू है, ठीक है। लेकिन अगर इस रेट से भी ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स रेट को इंक्रीज करती है तो ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन करने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेसिव टैक्स रेट होगा तो पीपल डीमोटिवेट हो जाते हैं टैक्स पेमेंट के लिए। वो वो कोशिश करते हैं कि टैक्स पेमेंट को अवॉइड करें बाय बोथ लीगल और इलीगल वेज। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन करने लगता है। इसी ओवरऑल चीज़ को या इसी ओवरऑल ट्रेड रेवेन्यू सॉरी टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के रिलेशन को शो करता है लाफर कर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टैक्स इलास्टिसिटी एंड टैक्स बायोंसी। टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन टैक्स कलेक्शन ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज टैक्स रेट मेरा 10% है और टैक्स कलेक्शन 100 करोड़ है। अगर टैक्स रेट को हम 12% कर दें तो मेरा टैक्स रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन हो जाता है 120 करोड़। तो टैक्स रेट 2% इंक्रीज करने से मेरा 20 करोड़ का कलेक्शन इंक्रीज हो गया। तो इसी टैक्स रेट के इंक्रीज होने पे टैक्स कलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट आया, इसी चीज़ को बोलते हैं टैक्स इलास्टिसिटी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स कलेक्शन ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टैक्स बायोंसी। ये क्या होता है? रेफर टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ ड्यू टू चेंजेस इन जीडीपी। एग्जांपल, अगर मेरा जीडीपी ओवरऑल जो इकोनॉमी का है वो 100 करोड़ है और मेरा टैक्स रेवेन्यू है वो सपोज 10 करोड़ का है। अगर मेरा जीडीपी फ्यूचर में 200 करोड़ का हो जाता है और टैक्स रेवेन्यू इसी के कारण से मेरा 20 करोड़ हो जाता है, तो यही शो करता है टैक्स बायोंसी इसी चीज़ को। मीन्स जीडीपी के चेंज होने से मेरा टैक्स रेवेन्यू में क्या चेंज आया, कितना चेंज आया, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टैक्स बायोंसी। टैक्स इलास्टिसिटी में था टैक्स रेट और टैक्स कलेक्शन का रिलेशन, और टैक्स बायोंसी में थे जीडीपी और टैक्स रेवेन्यू का रिलेशन। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं पिगोवियन टैक्स। ये क्या होता है? ये ऐसे टैक्स होते हैं जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो गया नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। एग्जांपल, अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, और हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है पीपल के, तो इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए लगाया जाता है पिगोवियन टैक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स लगाया जाता है एक्सचेंज ऑफ फॉरेक्स या फॉरेन करेंसी। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स इम्पोज टू पेनलाइज शॉर्ट टर्म करेंसी स्पेकुलेशन और स्पॉट कन्वर्जन ऑफ करेंसी। ठीक है, अगर सपोज सडनली डॉलर का वैल्यू इंक्रीज कर गया और इंडिया का जो रुपी है उसका वैल्यू डिक्रीज कर गया, 90 रुपीज़ इक्वल टू $1 हो गया। पहले मेरा सपोज 80 रुपीज़ इक्वल टू $1 था, अब ये इंडिया का वैल्यू रुपी का डिक्रीज हो गया, तो इसी का फ़ायदा उठा के कुछ लोग ट्रेड करते हैं, करेंसी एक्सचेंज करते हैं। तो इसी स्पेकुलेशन को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट लगाती है टोबिन टैक्स। टैक्स हेवन वैसे जोग्राफिकल या ऐसे पॉलिटिकल एरियाज जहाँ पे टैक्स रेट बहुत ही कम होता है या फिर बिल्कुल भी टैक्स रेट नहीं होता।
टैक्स रेट इज लो रेट और नॉट एट ऑल। ऐसे ही कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज का नाम दिया गया है। एग्जांपल ब्रिटिश ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरिशस, मोनाको, पनामा एटसेट्रा। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है? सपोज कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन वन है। वन एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर दो सब्सिडियरी कंपनी है, ए और बी। दोनों में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंडर ऐसा होगा कि दोनों जो डिवीज़न है किसके, कंपनी ए के, उसको एक अलग या सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाएगा। ऐसा दोनों को ट्रीट किया जाएगा कि ए और बी दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं और दोनों का जो ट्रांजैक्शन है वो मार्केट रेट पे होगा। और इस पे ओवरऑल जो दोनों का पेरेंट कंपनी सेम है उसका इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, ताकि फेयर वे में ट्रांजैक्शन हो सके। इसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है। इट इज़ द प्राइस एट विच डिवीजन ऑफ अ कंपनी ट्रांजैक्ट विच ईच अदर। ठीक है। ट्रांजैक्शन में इंक्लूड ट्रेड एंड सप्लाई ऑफ लेबर एंड गुड्स। ट्रांसफर प्राइस आर यूज्ड when individual entity of multi-entity firm treated and measured as separate run entities. टैक्स रिवीजन क्या है? इलीगल प्रैक्टिस टू अवॉइड टैक्स। ठीक है, इसी का याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज अ इलीगल प्रैक्टिस टू इवेज टर्म या इवेड टैक्स। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? ये काइंड ऑफ लीगल वेज है या लीगल लूप होल्स को यूज करके टैक्स को अवॉइड करने का तरीका। दिस कैन बी डन बाय एडजस्टिंग अकाउंट। ठीक है, इट विल नॉट वायलेट एनी टैक्स रूल। यही मेन डिफरेंस है टैक्स एविजन और टैक्स अवॉइडेंस में। टैक्स अवॉइडेंस में रूल्स का वायलेशन नहीं होता और टैक्स एविजन में रूल्स का वायलेशन होता है। दोनों में ही पर्पस सेम है, जो ओवरऑल जो टैक्स ऑब्लिगेशन है उसको डिक्रीज करना। टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, ये सपोज पर्सन ए है, एम्प्लॉय किया पर्सन बी को, इसको देना है बी को सैलरी 1 लाख रुपीज़। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में क्या होता है, जो बी का इनकम ऑफ सोर्स है वो ए है, तो जो बी को इनकम देने का टाइम आएगा तो ए है सो ₹1 लाख से कुछ अमाउंट एज अ टैक्स के फॉर्म में रख लेगा। सपोज 20,000 वो रख लिया और 80,000 दिया इनकम किसको, बी को, और इस 20,000 को ए क्या करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा एज टैक्स। तो इसमें हुआ क्या, जो बी का इनकम है उसका टैक्स डिडक्ट हो गया कहाँ पे, सोर्स पास ही, ए के पास ही डिडक्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अ पर्सन हु इज लाइबल टू मेक पेमेंट, ठीक है, टू एनी अदर पर्सन शैल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एंड remit सेम इनटू द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विथ होल्डिंग ऑफ टैक्स, एक काइंड ऑफ एब्लिगेशन है ऑन द पेयर टू withhold टैक्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजम्पटिव टैक्स। प्रिजम्पटिव टैक्स क्या है, जो स्मॉल फर्म्स होते हैं उनका डेली में ट्रांजैक्शन होता है तो उनको डे मतलब जीएसटी या टैक्स रेट डिटरमाइन करने में डिफ़िकल्टी आते हैं। तो इसमें क्या ऐसा अजम्पशन ले लिया जाता है कि जो स्मॉल फर्म है वो सेल्फ डिक्लेयर करते हैं कि मेरा जो टर्नओवर है कुछ रुपीज़, सपोज ₹5 लाख है। जो स्मॉल फर्म है वो खुद ऐसा अपना टर्नओवर डिक्लेयर करते हैं। सपोज वो डिक्लेयर किया ₹5 लाख मेरा टर्नओवर है, तो इसी टर्नओवर के बेसिस पे उन पे टैक्स लगाते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्स। ठीक है। ऑफन फाइलिंग कॉम्प्लेक्स टैक्स रिटर्न is expensive and troublesome for small businesses. To incentivize them, tax law allow them to declare their turnover and pay taxes according to that turnover। ये चीज है। आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, वही चीज हो गया। इट इज अ प्राइस विच willing buyer and willing unrelated seller
अनरिलेटेड सेलर वुड फ्रीली एग्री टू ट्रांजैक्ट, ठीक है। दिस प्राइस इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू कंप्यूट लेवाई टैक्सेस इन केस ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज। वही चीज हो गया, सपोज कंपनी है, इसके अंदर दो एंटिटी है ए बी, दोनों के बीच ट्रांजेक्शन होगा तो वो फेयर ग्राउंड्स पे होगा। ऐसा सपोज किया जाएगा कि ए अलग कंपनी है, बी अलग कंपनी है, दोनों के बीच डिस्टेंस है और ट्रांजेक्शन होगा फेयर मार्केट बेसिस पे, और इसी फेयर मार्केट बेसिस पे गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करेगी। तो ये इसी को बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइसिंग। आर्म लेंथ डिनोट करता है डिस्टेंस को, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों सेम कंपनी का एंटिटी है, लेकिन दोनों को ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि दोनों आर्म लेंथ है, दोनों एक दूसरे से अलग है, अनरिलेटेड है, और दोनों का ट्रांजेक्शन होगा वो फेयर मार्केट प्राइस पे होगा, जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा। ठीक है, दोज रिलेटेड एंटिटीज वुड एग्री द सेम टर्म्स एंड कंडीशन which would have been agreed between non-related entities. टैक्स शेल्टर, ये ऐसा जगह है जहाँ पे लीगली एसेट्स को स्टोर किया जाता है टैक्स ऑब्लिगेशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, a place to legally store assets so that current or future tax liability can be minimized, यही है। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये टैक्स लगता है डेरिवेटिव पे, कमोडिटी डेरिवेटिव पे। एंजल टैक्स, इसको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट अबॉलिश कर दिया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर देख लेते हैं। जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, जो बहुत ही पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं न्यू न्यू कंपनी में, ठीक है, या न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट होता है, तो उसी पे गवर्नमेंट टैक्स लगाते थे पहले, एंजल टैक्स। लेकिन अब इसको अबॉलिश कर दिया गया है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ठीक है, नया ऑर्गेनाइजेशन नए बिजनेस आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है। तो अब क्या होगा, जो भी एंजल इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करेगा किसी कंपनी में, पर उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स, अगर आपको एसेट्स में कैपिटल गेन होता है तो उस पर टैक्स लगता है। एग्जांपल, पर्सन ए लैंड परचेस किया था 10 ईयर पहले, उसका जो प्राइस था वो 10 लाख था। आफ्टर 10 ईयर्स उस लैंड का प्राइस हो गया है 50 लाख। पर्सन ने सेल किया उसको 50 लाख पे, तो कैपिटल गेन कितना हुआ इसको, 40 लाख का। 10 लाख का परचेस किया था, कैपिटल गेन हो गया 40 लाख का। 50 लाख पे बेचा तो 40 लाख का गेन हो गया। तो इसी कैपिटल गेन पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। Capital gain tax levied or assessed on positive difference between sale price of asset and its original price। पॉजिटिव डिफरेंस वही 10 लाख परचेस किया था, 50 लाख में सेल किया, तो दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस कितना आया, 40 लाख। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज लेवीड ऑन द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हेल्ड मोर देन ईयर। अगर 1 साल से ज़्यादा एसेट को हेल्ड किया है और उसका कैपिटल गेन हुआ है और उस पर टैक्स लग रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट है ग्रैंड फादरिंग क्लॉज। इसमें क्या होता है, अगर कुछ न्यू लॉ या न्यू रूल को इंट्रोड्यूस किया गया टैक्स से रिलेटेड, तो इस कंडीशन में कुछ पीपल हैं, उनको न्यू टैक्स लॉ या रूल से एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। उनको ओल्ड टैक्स सिस्टम या ओल्ड टैक्स लॉ रूल के बेसिस पे ही ट्रीट किया जाता है। तो जिनको एग्जम्पशन मिलता है उसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ग्रैंड फादरिंग क्लाउज। व्हेन अ न्यू टैक्स क्लाउज और पॉलिसी एडेड टू लॉ, सर्टेन पर्सन्स में रिलीव फ्रॉम कंपाइलिंग टू न्यू क्लाउज, इसी को बोलते हैं ग्रैंड फादरिंग। एक गुड टैक्सेशन सिस्टम का फीचर्स क्या होता है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको खुद से पढ़ सकते हैं। टैक्स पेयर चार्टर काइंड ऑफ अनाउंसमेंट होता है, जिसमें कुछ कुछ ये सब चीज़ें इंक्लूड होता है, ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा नहीं। फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स, ये अगर करंट अफेयर में आएगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, अपडेट वाला। नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, यहीं से रहने देते हैं इसको, नॉन टैक्स रेवेन्यू लेक्चर 5 में
पूरा करेंगे हम लोग। तो ये लेक्चर यहीं पूरा हुआ। थैंक यू बीइंग कनेक्टेड टू दिस। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस चैनल की ग्रोथ में हेल्प कीजिएगा बाय सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।